कभी आपकी स्कूटी या कार बीच रास्ते में खराब हुई है? सबसे पहला थॉट क्या आता है? यार, बस किसी तरह मैकेनिक मिल जाए। लेकिन इमेजिन करो, मैकेनिक तो दूर की बात, आस-पास 200 किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं है। रोड स्नो से बंद हो चुकी है, मोबाइल में नेटवर्क जीरो है, ऑक्सीजन भी आधी, और ऊपर से एक जायंट टिबेटन डॉग तुम्हारी गाड़ी का पीछा कर रहा है। तो वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम देखेंगे सिल्क रोड, जो हमें एक ऐसी अनफॉरगेटेबल जर्नी पर ले जाती है जहां ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स, डेंजरस रोड्स, फैसिनेटिंग कल्चर और रियल लाइफ एडवेंचर्स एक साथ देखने को मिलते हैं। इस इनक्रेडिबल जर्नी के ऑथर हैं निक मिडल्टन। निक मिडल्टन सिर्फ एक ऑथर नहीं है, बल्कि एक जियोग्राफर, एक्सप्लोरर और टीवी प्रेजेंटर भी हैं। उन्हें दुनिया के सबसे रिमोट और एक्सट्रीम प्लेसेस एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। उन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक और चैनल 4 जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज प्रेजेंट की हैं, और सिल्क रोड भी उनके ऐसे ही एक रियल लाइफ एक्सपेडिशन पर बेस्ड ट्रैवलॉग है। तो चलिए निक मिडल्टन के साथ निकलते हैं तिब्बत की इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी पर। हर ग्रेट जर्नी को मेमोरेबल बनाते हैं उसके करेक्टर्स। इस चैप्टर में हमें 4 इंपॉर्टेंट करेक्टर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हैं हमारे नरेटर निक मिडल्टन, जिनके पीओवी से हम पूरी जर्नी एक्सपीरियंस करेंगे। उनके साथ है डेनियल, उनके फ्रेंड और ट्रैवल कंपेनियन, जो सफर के शुरुआती हिस्से में उनका साथ देते हैं। और फिर हम मिलते हैं सेतन से, एक एक्सपीरियंस तिब्बतन ड्राइवर और गाइड, जिनकी ड्राइविंग स्किल्स, काम नेचर और लोकल नॉलेज इस डेंजरस जर्नी को पॉसिबल बनाती हैं। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी, हमें एक और करेक्टर देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस इनक्रेडिबल एडवेंचर को। कहानी की शुरुआत होती है रावू की एक खूबसूरत सुबह से। आसमान बिल्कुल साफ था और उगते सूरज की पहली किरणें दूर से स्नो कवर्ड माउंटेन्स को एक पिंक ग्लो दे रही थी। रावू छोड़ने से पहले सेतन की वाइफ लामो ने निक को फेयरवेल गिफ्ट में एक ट्रेडिशनल तिब्बतन शीपस्किन कोट दिया। एक दिन पहले ही निक ने उन्हें बताया था कि वो माउंट कैलाश की सेक्रेड कोरा यानी परिक्रमा के लिए जा रहे हैं, और लामो को लगा कि उन्हें और गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। जब निक ने वो कोट पहना तो सेतन मुस्कुराते हुए बोले, यस, द्रोकबा सर। द्रोकबा का मतलब होता है तिब्बत का नोमैडिक शेपर्ड, क्योंकि ये कोट पहन के निक भी बिल्कुल उन्हीं की तरह लग रहे थे। और इसी वार्म फेयरवेल के साथ उनकी एडवेंचरस जर्नी शुरू होती है। रावू से निकलने के बाद सेतान ने माउंट कैलाश पहुंचने के लिए चांग थांग के रास्ते साउथ वेस्ट की तरफ एक शॉर्टकट लिया। इस रास्ते में कई ऊंचे माउंटेन पासेस थे, लेकिन सेतान को अपनी ड्राइविंग और रूट पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि अगर रास्ते में स्नो ना मिली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब निक ने स्नो के चांसेस पूछे, सेतान ने कहा कि इसका पता तो वहां पहुंचकर ही लगेगा। धीरे धीरे रावू के पहाड़ पीछे छूटते गए और उनकी जगह एंडलेस बैरन प्लेन्स ने ले ली। वहां कुछ गेजल्स सूखी घास चर रही थी, जो गाड़ी के पास पहुंचते ही तुरंत दूर भाग जाती। थोड़ी देर बाद जमीन और ज्यादा पथरीली हो गई। तब शैतान ने दूर उठती धूल की तरफ इशारा किया। पास जाकर निक ने देखा कि वो क्यांग्स यानी तिब्बतन वाइल्ड एसिस का एक बड़ा झुंड था। वो सब इतनी परफेक्ट फॉर्मेशन में दौड़ रहे थे कि ऐसे लग रहा था जैसे किसी मिलिट्री परेड की रिहर्सल चल रही हो। उनके दौड़ने से उठती धूल साफ और ठंडी हवा में दूर तक फैल रही थी। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा, रॉकी विल्डरनेस की जगह फिर से पहाड़ियां नजर आने लगी। रास्ते में उनकी मुलाकात द्रोकबास यानी तिब्बतन नोमैड से हुई, जो अपनी भेड़ों के झुंड चरा रहे थे। वो शैतान की गाड़ी को क्यूरियसली देखते और कभी कभी हाथ हिलाकर वेव भी कर देते, और जैसे ही गाड़ी उनके झुंड के पास से गुजरती, उनकी शीप घबराकर रास्ते से हट जाती। थोड़ी दूर आगे उन्होंने नोमैड्स के आइसोलेटेड ब्लैक टेंट्स देखे। हर टेंट के बाहर एक जाइंट टिबेटन मैस्टिफ गार्ड कर रहा था। गाड़ी की आवाज सुनते ही वो पहले ध्यान से देखते और फिर एकदम गोली की रफ्तार से सीधे गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ते। ये तिब्बतन मैस्टिफ जितने बड़े थे उतने ही डेंजरस भी थे। घने काले बाल, लाल कॉलर और उनके जोर जोर से भौंकने की आवाज उन्हें और भी डरावना बना देती थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि उन्हें गाड़ियों से बिल्कुल डर नहीं लगता था। वो सीधे गाड़ी के सामने दौड़ पड़ते, जिसकी वजह से शैतान को बार बार ब्रेक लगानी और गाड़ी मोड़नी पड़ती। लगभग 100 मीटर तक गाड़ी के पीछा करने के बाद वो अपनी टेरिटरी में वापस लौटते। तब निक को समझ आया कि एंशिएंट टाइम्स में ये तिब्बतन मैस्टिफ चाइना के इंपीरियल कोर्ट्स में हंटिंग डॉग्स के रूप में क्यों फेमस थे। उन्हें सिल्क रोड के जरिए तिब्बत से ट्रिब्यूट के रूप में भेजा जाता था। अब दूर स्नो कवर्ड माउंटेन्स नजर आने लगे। थोड़ी देर बाद वो एक वैली में पहुंचे, जहां एक वाइड रिवर ज्यादातर बर्फ से जमी हुई थी। धूप से चमकती हुई बर्फ के साथ उनका रास्ता रिवर के किनारे कर्व होते हुए और ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए, रास्ता और भी टफ होता गया। शार्प टर्न्स, रफ रोड्स और लगातार चढ़ाई की वजह से शैतान को गाड़ी थर्ड गियर में चलानी पड़ रही थी। अब रास्ता फ्रोजन रिवर से हटकर पहाड़ की स्टीप स्लोप्स पर चढ़ने लगा।
हाइट बढ़ने के साथ निक के कानों में प्रेशर फील होने लगा। वो कान क्लियर कर ही रहे थे कि शैतान ने अचानक गाड़ी रोकी और तुरंत बाहर निकल गए। रोड के बीच लगभग 15 मीटर लंबी बर्फ की एक मोटी लेयर जमी हुई थी। दोनों तरफ बर्फ थी और स्लोप इतनी स्टीप थी कि उसके आसपास से निकलना इम्पॉसिबल था। अब सिर्फ एक ऑप्शन था, बर्फ के ऊपर से गाड़ी चला के लेके जाना। शैतान ध्यान से बर्फ पर चले, पैर से उसकी स्ट्रेंथ चेक की और तब निक ने घड़ी देखी। वो सी लेवल से 5210 मीटर ऊपर थे। निक को लगा बर्फ ज्यादा गहरी नहीं है, लेकिन डेनियल ने बताया कि असली खतरा उसकी डेप्थ नहीं बल्कि उसकी स्लिपरी सरफेस थी। अगर गाड़ी फिसल गई तो पलट भी सकती थी। शैतान ने तुरंत बर्फ पर मिट्टी फेंकनी शुरू कर दी ताकि टायर्स को ग्रिप मिल सके। निक और डेनियल भी मदद करने लगे। फिर दोनों गाड़ी से उतर गए ताकि वेट कम हो जाए। अब शैतान ने गाड़ी को थोड़ा रिवर्स किया और धीरे धीरे आइसी पैच क्रॉस कर लिया। सबने चैन की सांस ली, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। थोड़ी ही देर बाद एक और स्नो ब्लॉकेज सामने आ गया। इस बार शैतान ने रिस्क लेकर बर्फ के ऊपर से जाने के बजाय उसके साइड से गाड़ी निकाली। रास्ता स्टीप था और बड़े बड़े रॉक से भरा हुआ था, लेकिन अपनी ड्राइविंग स्किल्स और 4 व्हील ड्राइव की मदद से वो हर ऑब्स्टेकल पार करके ट्रेल पर वापस आ गए। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा, ऊंचाई भी बढ़ती गई। निक ने घड़ी देखी, वो 5400 मीटर से ऊपर पहुंच चुके थे। इतनी हाइट पर उनका सर बुरी तरीके से दर्द करने लगा, इसीलिए वो लगातार पानी पीते रहे। थोड़ी देर बाद वो 5515 मीटर पर माउंटेन पास की चोटी पर पहुंच गए। वहां व्हाइट सिल्क स्कार्व्स और प्रेयर फ्लैग से सजा हुआ पत्थरों का एक पहाड़ बनाया हुआ था। तिब्बतन ट्रेडिशन के मुताबिक तीनों ने उसके चारों तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक चक्कर लगाया। इसी बीच शैतान गाड़ी चेक करने लगे। जैसे ही उन्होंने पेट्रोल टैंक का कैप खोला, जोर से हिस की आवाज आई। कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फ्यूल एक्सपैंड हो गया था। निक को यह रिस्की लगा, लेकिन शैतान हंसते हुए बोले, बस यहाँ आसपास स्मोकिंग मत करना। माउंटेन पास क्रॉस करते ही गाड़ी नीचे उतरने लगी और निक का हेडेक भी धीरे धीरे ठीक हो गया। दोपहर के करीब 2 बजे वो एक ड्राई सॉल्ट लेक के पास बने वर्क कैंप में लंच के लिए रुके। पूरा तिब्बतन प्लेटू सॉल्ट फ्लैट्स और खारे पानी की लेक से भरा हुआ है। ये सब लाखों साल पहले यहाँ मौजूद टेथिस ओशन के रिमेन्स माने जाते हैं, जो हिमालयस बनने के बाद पीछे रह गए। वर्क कैंप में काफी एक्टिविटी थी। मजदूर पिक एक्सेस और शवल से नमक निकाल रहे थे। उन्होंने शीपस्किन कोट्स, सॉल्ट से ढके हुए बूट्स और सनग्लासेस पहने हुए थे। इसी बीच ब्लू ट्रक्स एक के बाद एक सॉल्ट लेक से नमक भर भर के लेके जा रहे थे। शाम तक वो होर नाम के एक छोटे से टाउन पहुंच गए, जो लासा और कश्मीर को जोड़ने वाले पुराने सिल्क रोड के ट्रेड रूट पर बसा था। यहीं डेनियल को लासा वापस जाने के लिए एक ट्रक मिल गया और निक और शैतान ने टायर रिपेयर शॉप के बाहर उन्हें अलविदा कहा। रास्ते में गाड़ी के लगातार 2 टायर पंचर हो चुके थे। शैतान उन्हें तुरंत ठीक करवाना चाहते थे, क्योंकि अब उनके पास कोई स्पेयर टायर नहीं बचा था और जो नया टायर लगाया हुआ था वो भी इतना घिस चुका था कि निक मजाक में कह रहे थे कि वो उनके गंजे सिर जितना स्मूथ था। होर शहर देखने में बिल्कुल भी खास नहीं था। चारों तरफ सिर्फ धूल, पत्थर और कचरा था। हैरानी की बात यह है कि इतना उदास सा टाउन तिब्बत की सबसे सेक्रेड लेक मानसरोवर के किनारे बसा हुआ था। हिंदू और बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के मुताबिक लेक मानसरोवर का बहुत रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। माना जाता है कि इंडस, गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र का सोर्स मानसरोवर है, लेकिन असल में सिर्फ सतलुज ही इसी लेक से निकलती है, जबकि बाकी तीनों रिवर्स माउंट कैलाश के दूसरे फ्लैंक से निकलती हैं। अब माउंट कैलाश ज्यादा दूर नहीं था और निक अपनी जर्नी जारी रखने के लिए और भी एक्साइटेड हो गए। निक माउंट कैलाश की तरफ जल्दी बढ़ना चाहते थे, लेकिन टायर्स ठीक होने तक उन्हें होर के इकलौते कैफे में वेट करना पड़ा। कैफे भी होर की बाकी बिल्डिंग्स की तरह ही था, बैडली पेंटेड कंक्रीट से बना हुआ और 3 टूटी हुई खिड़कियों के साथ। हाँ, एक खिड़की से लेक मानसरोवर का ब्यूटीफुल व्यू जरूर दिखाई देता था। थोड़ी देर बाद मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने एक चाइनीज यूथ आया। उसने गंदे कपड़े से टेबल साफ की और निक के लिए एक ग्लास और गर्म चाय का थर्मस रख दिया। लगभग 30 मिनट बाद शैतान वापस आ गए। टायर ठीक हो चुके थे और दोनों होर को पीछे छोड़कर माउंट कैलाश की तरफ निकल पड़े। होर में निक का एक्सपीरियंस उन ट्रैवलर से बिल्कुल अलग था जिनके बारे में उन्होंने पढ़ा था। उनमें से एक थे जापानीज मॉन्क एकाई कावागुची, जो ईयर 1900 में लेक मानसरोवर पहुंचे थे। इस सेक्रेट लेक को देखकर वो इतने इमोशनल हो गए कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए। कुछ साल बाद स्वीडिश एक्सप्लोरर स्वेन हेदिन पर भी इस लेक का कुछ ऐसा ही असर हुआ। वो आमतौर पर ज्यादा इमोशनल नहीं होते थे, लेकिन लेक मानसरोवर की ब्यूटी और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ने उन्हें भी गहराई से इंप्रेस कर दिया था। जब निक और शैतान दार्चन पहुंचे तब रात काफी हो चुकी थी, लेकिन ये रात भी पिछली रातों की तरह आसान नहीं थी। होर की धूल और ठंड की वजह से निक का कोल्ड फिर से बढ़ गया। एक नाक तो पहले से ही बंद थी और 4760 मीटर की हाइट पर ऑक्सीजन भी बहुत कम थी, जिसकी वजह से उनकी दूसरी नाक से भी सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। जैसे ही वो सोने के लिए लेटते, उन्हें सांस लेने में दिक्कत और चेस्ट में हैवीनेस महसूस होती, लेकिन बैठते ही उन्हें तुरंत रिलीफ मिल जाता। मुंह से सांस लेने की कोशिश भी ज्यादा देर तक काम नहीं आई। निक को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है, लेकिन एक बात साफ थी, ये रात भी उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी। निक ने दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही हुआ। जैसे ही उनकी आंख लगने वाली होती, कुछ न कुछ उन्हें जगा देता। लेटते ही सांस बंद और बैठते ही सब नॉर्मल।
दीवार का सहारा लेकर सोने की कोशिश भी बेकार गई। धीरे धीरे उनके अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। उन्हें लगने लगा कि अगर वो सो गए तो शायद दोबारा कभी ना उठ पाएं। इसी डर की वजह से उन्होंने पूरी रात जागकर बिता दी। अगली सुबह सेतन निक को दार्चन मेडिकल कॉलेज ले गए। बाहर से ये बिल्डिंग किसी मोनेस्ट्री जैसी लगती थी, लेकिन अंदर उनकी मुलाकात एक तिब्बतन डॉक्टर से हुई जो बिल्कुल सिंपल कपड़ों में थे। डॉक्टर ने निक की पल्स चेक की और सिम्टम सुनने के बाद बताया कि उन्हें कोल्ड के साथ साथ हाई एल्टीट्यूड का भी इफेक्ट हो रहा है। साथ ही उन्होंने यकीन दिलाया कि कुछ दिनों की दवा के बाद वो कोरा कर पाएंगे। डॉक्टर ने उन्हें 5 दिन की तिब्बतन मेडिसिन दी। कुछ पैकेट्स में सिनेमन जैसा पाउडर था, जबकि कुछ में छोटी भूरी गोलियां जो निक को शीप डंग जैसी लगी। फिर भी उन्होंने बिना सोचे दवा लेना शुरू कर दिया। और अच्छी बात यह थी कि उसी रात कई दिनों बाद निक को सुकून भरी नींद आ गई। जब शैतान को यकीन हो गया कि निक अब ठीक हैं, तो वो लासा लौट गए। जाते जाते उन्होंने एक मजेदार बात कही। एक बुद्धिस्ट होने के नाते उनके लिए मौत कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर निक को कुछ हो जाता तो उनके बिजनेस पर जरूर असर पड़ता। अच्छी नींद के बाद दार्चन भी निक को पहले से काफी बेहतर लगा। हाँ, धूल, टूटी फूटी बिल्डिंग और कचरा अभी भी था, लेकिन साफ नीला आसमान और दूर दिखाई देता स्नो कवर्ड गुरला मांदाता माउंटेन उस जगह को एक अलग ही खूबसूरती दे रहा था। डार्चन एक छोटा और शांत टाउन था। यहाँ कुछ जनरल स्टोर्स थे जहाँ बेसिक सामान और प्रेयर फ्लैग्स मिलते थे। दोपहर में कुछ लोग बाहर पूल खेलते और पास में कुछ लेडीज ठंडे पानी में अपने बाल धोती दिखाई देती। टाउन का माहौल काफी रिलैक्स था, लेकिन निक के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी। यहाँ एक भी पिलग्रिम नहीं था। उन्हें बताया गया था कि पिलग्रिमेज सीजन में डार्चन यात्रियों और टेंट से भर जाता है। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो सीजन शुरू होने से पहले आ गए हैं। दार्चन में निक के पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन था, इंतजार। हर दोपहर वो टाउन के इकलौते कैफे में चाय पीते और सोचते कि आगे क्या किया जाए। कोरा वो अकेले करना नहीं चाहते थे। वैसे भी ये पिलग्रिमेज सिर्फ एक खास सीजन में होती है, क्योंकि रास्ते अक्सर स्नो से ब्लॉक रहते हैं। दार्चन के पास जमी हुई गंदी बर्फ देखकर भी उन्हें यही लग रहा था कि ऊपर का रास्ता साफ नहीं हुआ होगा। शैतान के जाने के बाद उन्हें कोई ऐसा इंसान भी नहीं मिला जो इंग्लिश में उनके सवालों का जवाब दे सके। इसीलिए वो कैफे में अपनी नोटबुक और नॉवल के साथ वक्त बिताने लगे। दार्चन का ये छोटा कैफे काफी यूनिक था। बीच में एक लंबा मेटल स्टोव था और दीवारें और छत कलरफुल प्लास्टिक शीट से ढकी हुई थी। निक हमेशा उस कैफे की इकलौती खिड़की के पास बैठ जाते ताकि नोटबुक पर लिख सकें और नॉवल पढ़ते हुए वक्त बिता सकें। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसी कैफे में उनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होगी जो उनकी पूरी जर्नी बदल देगा। फिर एक दिन ऐसे ही इंतजार करते हुए निक की मुलाकात हुई नोरबू से। नोरबू ने उनकी किताब देखी और इशारे से पूछा कि क्या वो सामने बैठ सकते हैं। चाय के साथ दोनों की बातचीत शुरू हो गई। नोरबू बाकी तिब्बतन से थोड़े अलग लग रहे थे। उन्होंने विंड शीटर और वेस्टर्न स्टाइल ग्लासेस पहने हुए थे। बातों बातों में निक को पता चला कि वो तिब्बतन थे, लेकिन बीजिंग के चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर में काम करते थे। निक को लगा वो फील्ड वर्क के लिए आए हैं, लेकिन नोरबू ने बताया कि वो माउंट कैलाश की कोरा करने आए हैं। सालों से कोरा पर रिसर्च पेपर्स लिखने के बावजूद उन्होंने खुद कभी ये पिलग्रिमेज नहीं की थी। जब निक ने दार्चन आने का अपना पर्पस बताया तो नोरबू की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत कहा कि दोनों साथ मिलकर कोरा कर सकते हैं। ये सुनकर निक को काफी राहत मिली। काफी दिनों बाद उन्हें लगा कि शायद उनकी पॉजिटिव थिंकिंग वाकई काम कर रही थी। नोरबू से मिलकर निक को काफी रिलीफ मिला, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। नोरबू भी उनकी तरह इस पिलग्रिमेज के लिए बिल्कुल नए थे। वो बार बार कहते कि इतनी हाइट पर चलना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। हाँ, वो बहुत रिलीजियस नहीं थे, लेकिन माउंट कैलाश को लेकर उनका एक्साइटमेंट देखने लायक था। उन्होंने याक सायर करने का आइडिया दिया ताकि लगेज उठाना ना पड़े, और जब झुक के प्रणाम करने की बात हुई तो वो हंसकर बोले, मेरा पेट इतना बड़ा है कि ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा। तब निक को एहसास हुआ कि शायद नोरबू ही उनके लिए परफेक्ट ट्रैवल कंपेनियन होंगे। और यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर इस चैप्टर के सेंट्रल आइडिया की बात करें तो सिल्क रोड सिर्फ एक ट्रैवलॉग नहीं, बल्कि एडवेंचर, डिटर्मिनेशन और सेल्फ डिस्कवरी की कहानी है। निक मिडलटन की ये जर्नी हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल सफर भी हिम्मत और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तय किया जा सकता है। साथ ही ये चैप्टर हमें तिब्बत के ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स, रिच कल्चर और यूनिक ट्रेडिशन से भी रूबरू करवाता है। और सबसे बड़ी बात, ये चैप्टर बताता है कि कभी कभी मंजिल से ज्यादा यादगार वो लोग, एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस होते हैं जो हमें रास्ते में मिलते हैं। इसीलिए सिल्क रोड सिर्फ एक सफर की कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की भी कहानी है। इस चैप्टर में हमें कई इंपॉर्टेंट थीम्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहली है एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन, जहां निक मिडलटन अननोन प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हुए हर चैलेंज का सामना करते हैं। इसके साथ ही उनकी जर्नी हमें परसिवरेंस और रेजिलियंस की इंपॉर्टेंस भी सिखाती है। चाहे ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो, डिफिकल्ट रोड्स हो या फ्रीजिंग वेदर, वो कभी हिम्मत नहीं हारते। ये चैप्टर हमें तिब्बत के रिच कल्चर, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअलिटी से भी रूबरू करवाता है। माउंट कैलाश और कोरा के जरिए हमें पिलग्रिमेज की इंपॉर्टेंस का भी पता चलता है। और आखिर में शैतान और नोरबू जैसे कंपेनियंस हमें बताते हैं कि किसी भी मुश्किल सफर में फ्रेंडशिप और कंपेनियनशिप कितनी इंपॉर्टेंट होती है।
साथ ही ये स्टोरी नेचर के दो रूप भी दिखाती है, एक तरफ उसकी ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी और दूसरी तरफ उसके टफ चैलेंजेस। अब आखिर में एक बार इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले है निक मिडल्टन, जो इस चैप्टर के नरेटर और ट्रैवलर हैं। उनकी क्यूरियोसिटी, एडवेंचरस नेचर और डिटर्मिनेशन ही उन्हें हर चैलेंज के बाद भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। दूसरे हैं सेतान, एक एक्सपीरियंस तिब्बतन ड्राइवर और गाइड। अपनी ड्राइविंग स्किल्स, प्रैक्टिकल अप्रोच और काम नेचर की वजह से वो निक के सबसे रिलायबल कंपेनियन बन जाते हैं। और आखिर में है नोरबू, एक चीयरफुल तिब्बतन स्कॉलर। उनका फ्रेंडली नेचर, सेंस ऑफ ह्यूमर और माउंट कैलाश के लिए एक्साइटमेंट उन्हें निक का आइडियल ट्रैवल पार्टनर बना देता है। तो ये था सिल्क रोड का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। स्क्रीन पे दिए गए वीडियो पे क्लिक करके आप इस चैप्टर के कीवर्ड्स भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।